हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो एंड मेरे साथ रेडी हो हमारे इस लेक्चर के लिए, जो कि रहने वाला है क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि आपके लिटरेचर पोर्शन के जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं, दोनों बुक्स से आपके सारे चैप्टर्स के हम लोग MIQs करने वाले हैं। तो क्या रहेगी पूरी वीडियो, मैं एक बार पहले वो बताती हूँ। बिफोर बिगनिंग, माय नेम इज़ जिज्ञा एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटोर। सो आज की ये जो क्लास है, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड रहेंगे। हाँ, थोड़ी शफलिंग है चैप्टर्स में, ऊपर नीचे चैप्टर्स हैं, बट हर जो चैप्टर है, सारे जितने आपके चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कह लो आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में, वो हम लोग क्या करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। आंसर्स भी मैं आपको साथ ही साथ मेंशन करूंगी एंड साथ ही साथ चैप्टर से थोड़ा बहुत रेलेवेंट मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी क्या है प्रोवाइड करते जाऊंगी। तो बिगिन करते हैं सबसे पहले द लॉस्ट चाइल्ड से, जो कि स्टोरी है एक छोटे से बच्चे के बारे में, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर गया था, एक मेले में गया था। अब मेले में उसको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्या है अट्रैक्ट कर रही थी, उसको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेशन हो रहा था अलग अलग चीज़ों से, वो बहुत ही एक्साइट हो रहा था सारी चीज़ें देख के, जिस वजह से वो क्या है अपने पेरेंट्स से अलग हो गया। अब उसी मेले में उसको एक भला इंसान मिलता है, जो इंसान उसको सारी चीज़ें ऑफर करता है, बट उस बच्चे के लिए तब वो सारी चीज़ें कोई कीमत नहीं होल्ड कर रही थी, कोई वैल्यू होल्ड नहीं कर रही थी। वो अपनी इच्छा, वो अपनी डिमांड्स, वो अपनी इच्छाएं सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने रख पा रहा था। वो एक अननोन स्ट्रेंजर ने, एक अननोन पर्सन ने जब उसको सारी चीज़ें ऑफर की कि तुम रो नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा मिल जाएंगे, तब वो सारी चीज़ें उसके लिए कोई कीमत नहीं रख रही थी। सो व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। अब क्वेश्चन है कि ऑन हिज वे टू द फेयर, अभी यहाँ पे फेयर की बात नहीं हो रही कि उसने मेले में क्या चीज़ें देखी, बात ये हो रही है कि मेले में, फेयर मतलब मेला, मेले में जाते वाले जो रास्ते में उसने चीज़ें देखी, आपको वो बतानी है। सो द चाइल्ड सीज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज ऑन हिज वे टू द फेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंटली, सबसे प्रोमिनेंटली उसने क्या चीज़ देखी थी, उसने मस्टर्ड फील्ड्स देखी थी, बहुत बड़े बड़े सरसों के खेत देखे थे, एंड वहाँ पे उसने ड्रैगन फ्लाइज भी क्या है देखी थी। साथ ही साथ ही ऑल्सो सीज लिटिल इंसेक्ट्स, इसके ही साथ साथ उसने छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे, वर्म्स देखे एंड डोवर्स देखे। दे फ्लाई टू द banyan tree while watching all these things on the way he lags behind his parents। तो वो बच्चा ये सारी चीज़ें देखते देखते ऐसे घूरते घूरते चल रहा था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स आगे निकलते जा रहे थे एंड ये लैग कर रहा था, मतलब कि ये अपने पेरेंट्स से पीछे छूटता जा रहा था बार बार। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मेले में इस बच्चे को बहुत चीज़ें चाहिए थी। वॉट आर दे, क्या वो चीज़ें हैं जो इसको चाहिए थी। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बट वो कोई भी चीज़ रुक के अपनी मम्मा से जिद नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि मुझे नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैनी थिंग्स अट्रैक्ट्स द चाइल्ड एंड ही वॉन्ट्स देम। दोज आर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड मतलब क्या होता है, एक फूल माला, ठीक है, उसको फूल माला चाहिए थी गुलमोहर की, बलून्स चाहिए थी। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू राइड ऑन मैरी गो राउंड, तो झूले भी झूलने थे उसको मेले में, बट ही नोज, बट उसको पता था ही दैट हिज विशेस वोंट बी फुलफिल्ड। उसको पता था कि जो उसकी विशेस हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो फुलफिल नहीं करी जाएंगी। देन ही गोज अहेड, तो इसीलिए विदाउट क्या है, वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी आंसर मांगे, बिना कोई आंसर मांगे या बिना किसी आंसर के कंप्लीशन के, वो क्या है आगे बढ़ रहा था। वाई डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, sorry, when does he realize he has lost his way, how have his anxiety and insecurity been described। तो अब क्वेश्चन है कि उसको रियलाइज कैसे होता है कि उसका रास्ता खो गया। when he calls his father that he wants to ride, तो वो सारी चीज़ें देख रहा था, उसने अपना मन रोका था, बट मैरी गो राउंड पे उसने जिद कर ली थी कि मुझे झूलना है। जब वो बुलाता है पापा को और जब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता फ्रॉम हिज फादर, ही रियलाइजेस दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट। तो जब उसको रिप्लाई नहीं मिला कोई भी, तब उसको समझ आया कि मैं खो गया हूँ। फिर उसने आसपास में देखा
तो उसको श्योरिटी मिल गई कि हाँ मैं खो गया हूँ. एंड हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी मेड हिम वीप. वीप मतलब क्या होता है? मेड हिम क्राई. तो वो रोने लगा. एंड ही इज वेटिंग मदर फादर. तो वो वेट कर रहा था और वो साथ ही साथ क्या है? चिल्ला रहा था. ठीक है, बार बार चिल्ला रहा था. मम्मी पापा ऐसे बोल रहा था बार बार. ठीक है, ओके ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स. तो हमें बताना है कि उस बच्चे का बिहेवियर कैसा था जब उसके पेरेंट्स क्या है उससे अलग हो गए थे. सो द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिटरली. बहुत तेजी से, बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट से ये रो रहा था. ही वॉज क्राइंग इन रियल फियर. और ऐसा नहीं कि वो कुछ टेंट्रम या नाटक के लिए रो रहा था, वो सच में बहुत ज़्यादा डर के रो रहा था. टीयर्स रोल डाउन हिज आईज. तो उसकी आंखों से बहुत ही मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे. ही रैन फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन ऑल डायरेक्शंस टू सर्च हिज पेरेंट्स. तो वो इधर था तो वो इधर इधर हर जगह पे, हर दिशा में जाके ढूंढ रहा था कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं. ही डिडंट नो वे टू गो. उसको बिल्कुल पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड. और उसने जो येलो पग पहनी थी वो बिल्कुल अनटाइड हो गई थी. एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. तो उसके कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा धूल और बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे. तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर. इसके बाद हम लोग हमारी पोएम करते हैं विच इज़ द रोड नॉट टेकन. तो ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसमें क्या है, जिसमें कि बताते हैं पोएट कि उनके पास 2 ऑप्शंस थे. ये हमारी लाइफ में हर सिचुएशन में हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं. एंड हमें लाइफ में चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन से ऑप्शन में जाना है, हमारा कौन सा चॉइस हमें करनी है. एंड वो जो चॉइस हम करेंगे इट विल मेक ऑल द डिफरेंस. मतलब वो पूरा क्या है, फ़र्क कर देगी. सो व्हाट वाज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट बोथ द रोड्स. तो उनके सामने 2 रोड्स थे. अब पोएट का दोनों रोड्स के बारे में, इस रोड और इस रोड के बारे में ओपिनियन क्या था, मतलब राय क्या थी. सो इन द पोएट्स ओपिनियन बोथ द रोड्स वर इक्वली सेम एंड देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन देम. तो पोएट के ओपिनियन में जो दोनों ही रोड्स थे वो सेम थे, उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था. तभी वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए. तो उन्होंने कौन सा रोड फाइनली चूज़ किया था, जो कि कौन सा था, जो कि रोड लेस ट्रैवल्ड था. जो कि रोड क्या था, जो कि रोड लेस ट्रैवल्ड था. देन ही टुक वन विच ही कंसिडर्ड बेटर दैन दी अदर एंड दैट वाज द लेस ट्रैवल्ड वन. ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन बोलता है कि आपको द रोड नॉट टेकन की थीम बतानी है. सो द थीम ऑफ द पोएम इज टू मेक चॉइसेस इन लाइफ. बेसिकली अगर आप एक न्यू वर्ड सीखना चाहते हो तो वो न्यू वर्ड रहेगा डिलेमा. क्या बोल सकते हो आप कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चॉइसेस आती हैं जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, जिस डिसीजन के लिए आप डिलेमा में आ जाते हो. डिलेमा मतलब क्या होता है, डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन. आपके मन में 2 अलग अलग बातें चलती हैं कि ये वाली चीज़ सही है कि वो वाली चीज़ सही है. तो हमारी लाइफ में हम बहुत बार ऐसे पॉइंट्स पे आते हैं जब हमें चॉइसेस बनानी होती है लाइफ में, जो हमें कंफ्यूजन, जो हमें डिलेमा देती हैं. वी हैव टू मेक द चॉइसेस इन लाइफ एंड दैट चॉइसेस आर द फ्यूचर बिल्डिंग ऑफ लाइफ. और वो चॉइसेस लाइफ की फ्यूचर बिल्डिंग है. हेंस इन दिस पोएम द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट चॉइसेस, बेनिफिट, लव, सैटिस्फैक्शन एंड इंटेलिजेंस. तो इस पोएम में वो बताते हैं कि कैसे जो चॉइस आप लोगे वो आपके फ्यूचर पे क्या है, डिपेंड करेगा. दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. तो वो वही चीज़ बोलते हैं कि वो हमारे सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करेगा. आगे जाके हमारा जो सेटिस्फैक्शन रहना है वो इस पर डिपेंडेंट है, हमारी इंटेलिजेंस इस पर डिपेंडेंट है. एंड द पोएट हैज़ एम्फोसाइज्ड ऑन द चॉइसेस बिकॉज द चॉइस इज द मेन पार्ट ऑफ लाइफ. तो अगर आप कोई अलग चॉइस कर लेते 7th 8th 9th में भी, आप मान लो 7th 8th में स्कूल चेंज कर लेते, तो आज आप ये नहीं पढ़ रहे होते. तो बहुत सारी, अभी तो बहुत छोटे हो बट लाइफ में बहुत चीज़ें आएंगी जब आपको अलग अलग क्या है चॉइसेस करनी होगी, और वही चॉइस आपकी आगे वाली लाइफ को क्या है, पूरा डिफाइन करेगा. सो बाय द चॉइसेस वी मेक the differences in life. यहाँ पे कॉमा आएगा कि by the choices we make differences in life. Therefore the poet says that the decision must be taken after
थिंकिंग अलॉट, वंस इट इज टेकन वी मस्ट गो ऑन इट। तो पोएट बोलते हैं कि हमें वो डिसीजन बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के क्या है लेना चाहिए, और जब वंस इट इज टेकन, जब एक बार उस डिसीजन पे हमने अपना मतलब तय कर ली बात कि ये होना है, तो फिर हमें उस डिसीजन के साथ क्या है कंटिन्यू करना चाहिए। एंड समटाइम्स द डिसीजंस प्रूव रॉन्ग, हाउएवर दीज मेक ऑल द डिफरेंसेस इन लाइफ। तो तभी ये चीज़ें लाइफ में पूरा क्या है फर्क बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी है, डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गिव रीजंस व्हाई द नरेटर्स ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर। तो टोटो को वो टोंगा ड्राइवर से लाए थे। अब ग्रैंडफादर के पास क्या था, एक कह लो एक मतलब एक जू टाइप का बना हुआ था, उनके पास बहुत सारे एनिमल्स थे, तो उनको लगा कि टोटो भी एक सही फिट होगा उनके जू के लिए, एंड वो टोटो को टोंगा ड्राइवर से लेके आए थे। क्वेश्चन है कि क्यों लेके आए थे वो, तो आपको बताना है कि द ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ टेमिंग द एनिमल्स इन हिज होम। उनको शौक था एनिमल्स को पालना अपने घर में। ही हैड अ प्राइवेट जू इन हिज होम। उनके घर में एक प्राइवेट जू था। Moreover, Toto was little red monkey and was tied to a feeding trough. The monkey looked off place over there. मतलब जब टोंगा ड्राइवर से वो मंकी ले रहे थे तब वो ठीक ठिकाने का एक जानवर लग रहा था जो इतना आतंक नहीं मचा था, बट टोटो ने बहुत ही ज़्यादा रकस क्रिएट कर दिया था जिस वजह से इसको वापस भी देना पड़ा था। सो आफ्टर सीइंग हिम द ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम हिम। अब हिम यहाँ पे कौन है, टोंगा ड्राइवर। ठीक है, अब नेक्स्ट है What was the behavior of Toto with Nana? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। So when Toto was shifted to the servants' quarter, there were other pets including Nana. Toto caught hold of Nana's long ears. He fastened on Nana's long ear with his sharp little teeth and didn't allow her any peace and rest. He was always teasing her. तो नाना कौन थी, कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ, है ना। और टोटो की उससे अनबन क्यों थी। टोटो एक बहुत ही मिस्टीवियस एनिमल था। जब उसको लाया गया था घर में, जब उसको रखा गया था कबर्ड में, तो उसने वहाँ पे वॉलपेपर, यूनिफॉर्म हमारे नरेटर की सब खराब कर दी थी। अब उसकी जो दिक्कत थी वो नाना से बहुत ज़्यादा थी, एंड यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें उनमें बढ़ती चली जा रही थी। इधर से डिसीजन थोड़ा बहुत आ रहा था कि इसको हम क्या है वापस रख देंगे, तो उसने नाना के लॉन्ग ईयर्स को पकड़ा था। ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान किया था। उस बेचारी को बिल्कुल भी पीस और रेस्ट क्या है नहीं दिया था, उसको परेशान करे जा रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज टोटो टेकन टू सहानपुर। सो ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहानपुर बिकॉज टोटो डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। अब ग्रैंडफादर को अपने काम से कहीं जाना था, तो उनको पता था कि टोटो को अगर मैं पीछे यहाँ पे छोड़ूंगा तो वो बहुत ही आतंक मचा देगा, तो उनको लगा कि मैं इससे अच्छा टोटो को एक बैग में अपने साथ ही ले जाता हूँ। तो सो ग्रैंडफादर टुक टोटो इनटू अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग विथ सम स्ट्रॉ एट इट्स बॉटम सो दैट ही couldn't escape from it. So ग्रैंडफादर ने ये डिसीजन लिया कि टोटो को मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ। रीज़न क्या था, आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली रीज़न लिखना है कि वाई, क्यों ले गए। क्योंकि उनको पता था कि वो बाकी के उनके जो कंपेनियंस है, कंपेनियंस मतलब कि बाकी के जितने वहाँ पे जानवर हैं उसको बिल्कुल ही सोने नहीं देगा, उसको बिल्कुल ही चैन से बैठने नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अब लेजेंड मतलब क्या होता है, लेजेंड मतलब कि एक स्टोरी जिससे आप क्या है सीख सकते हो कुछ, एक तरीके से एक मॉरल वाली स्टोरी। नॉर्थलैंड मतलब कि जितनी भी कंट्रीज हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर में। तो अब यहाँ पे ये जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है, इसका मॉरल है ग्रीड, कि हमें ग्रीडी लाइफ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें लाइफ में ग्रीडी क्या है नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम ग्रीड करते हैं, अगर हम ग्रीड रखते हैं तो वो हमारे लिए ही क्या है खराब बात होती है। अब यहाँ पे सेंट पीटर की बात की गई है बेसिकली, जो कि जीसस क्राइस्ट के एक फॉलोअर थे। वो बहुत ही भूखे थे, वो बहुत ही क्या है अपनी पिलग्रिमेज करते रहते थे। तो वो एक लेडी के
बेकरी के पास गए, जहाँ पे उन्होंने क्या है उस लेडी से मांगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब वो लेडी इतनी ग्रीडी थी कि वो जितने साइज की एक पुडिंग बनाती थी उनके लिए, वो क्या है उसको बड़ी ही लगती थी। सो वाई वॉज सेंट पीटर टायर्ड एंड हंग्री? सेंट पीटर वॉज अ होली मैन एंड अ प्रीचर मतलब वो लोगों को चीज़ें सिखाते थे, यहाँ वॉक वगैरह करते करते ब्रह्मांड में घूमते घूमते लोगों को चीज़ें सिखाते थे। ही यूज्ड टू प्रीच पीपल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज जर्नी, समटाइम्स ही डिड नॉट टेक फूड एंड वाटर। तो अपनी यात्रा के दौरान ये बहुत बार खाना पीना अपना भूल जाते थे। बिसाइड्स ही हैड टू ऑब्जर्व फास्ट ऑल्सो, तो बहुत बार ऐसा होता था कि इनके व्रत हो जाते थे, बहुत लंबे लंबे दिन तक खाते नहीं थे। फास्ट एंड जर्नी वर एसेंशियल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, हेंस ही बिकेम फेंट, टायर्ड एंड हंग्री। फेंट मतलब क्या यहाँ पे कि वीक, वो बहुत ही वीक थे, टायर्ड थे और हंग्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड द ओल्ड लेडी बेक द केक अगेन एंड अगेन? बेस्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि उस ओल्ड लेडी ने केक बार बार क्यों बनाया? तो ग्रीड आंसर है कि द ओल्ड लेडी वॉज अ ग्रीडी वुमन। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो एक ग्रीडी वुमन थी। शी डिड नॉट विश टू शेयर हर थिंग्स विद अदर। उसको लग रहा था कि ये केक जब मुझे क्या है दान करना है तो मैं एक इतनी बड़ी साइज़ का केक दान क्यों करूं? अगर मुझे दान करना है तो मैं कुछ छोटा सा दान करूं ना, मतलब उसमें दिल खोल के वो दान नहीं कर पा रही थी। जिस वजह से क्या हुआ कि वो एक साइज़ का केक बना दी थी, तो उसे लगता था कि यार ये तो दान करने के हिसाब से ना बहुत बड़ी साइज़ है, फिर वो उसको साइड कर देती थी। फिर वो फिर से केक बनाती थी, फिर उसको लगता था कि यार ये भी दान करने के हिसाब से क्या है बड़ी साइज़ है, मेरे को इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो वो उसके अंदर की क्या थी, लालच थी। तो उसको बिल्कुल भी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना नहीं आता था। Once Saint Peter was tired and hungry and arrived at a cottage to get something. The old lady tried again and again to bake two small cake for the Saint Peter. तो उसने बार बार कोशिश की कि वो छोटे पे छोटा केक बनाते जाए सेंट पीटर के लिए, बट द साइज ऑफ द केक ऑलवेज अपीयर टू हर बिगर एंड द लेडी डिडंट विश टू गिव दिस केक टू हिम। तो हर बार जब वो केक बनाती थी वो केक की साइज उसको बड़ी लगती थी और उसके बिल्कुल इच्छा ही नहीं आई कि ये केक मैं क्या है दे दूं, ऐसे ही फ्री में किसी को दान में दे दूं। तो वो उसके अंदर की लालच थी, जिस वजह से वो चाहती तो वो अपनी बेकरी से रेडीमेड जो उसके पास केक थे वो भी दे सकती थी, बट उसको लगा कि नहीं इतना बड़ा केक मैं नहीं दूंगी, मैं एक छोटी साइज का केक बना के दूंगी। तो उसने वो छोटा बनाया, फिर उसको वो भी बड़ा लग रहा था देने के हिसाब से, फिर उसने दूसरा बनाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि फिर सेंट पीटर ने उस लेडी को क्या कर दिया था, कर्स कर दिया था, श्राप दे दिया था, है ना। सो उसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये रहा, वाई डिड सेंट पीटर कर्स द ओल्ड लेडी, व्हाट हैपेंड टू हर? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेंट पीटर ने उस लेडी को कर्स क्यों किया था? कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप क्यों दिया था, और फिर उसको जब उन्होंने श्राप दिया तो उसको हुआ क्या? सो सेंट पीटर बिकेम वेरी एंग्री एट हर ग्रीड बिकॉज शी डिड नॉट गिव अ पीस ऑफ केक टू हिम टू पैसिफाई हिज हंगर। तो सेंट पीटर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे उस लेडी से, क्योंकि उस लेडी ने बहुत ही लालच दिखाई थी और सेंट पीटर को दिल खोल के खाने के लिए नहीं दिया था। वो कोई ब्लेसिंग भी दे सकते थे, बट हाँ वो लेडी ग्रीडी थी, एक अपने टेस्ट में वो पास नहीं हो पाई। सो व्हेन ही कर्स्ड द लेडी शी टर्न्ड इनटू अ बर्ड, और उसने जो सिर्फ स्कार्फ वगैरह पहना हुआ था वो उस बर्ड पे भी एज इट इज था। शी फ्लू थ्रू द चिमनी, वो चिमनी से निकल गई, एंड शी बिकेम अ वुड पैकर। अब वुड पैकर बनी तो उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती थी अपने खाने के लिए। शी वोर अ रेड कैप एंड हर बॉडी बिकेम ब्लैक। बिसाइड्स दिस शी वॉज बाउंड टू लिव इन द फॉरेस्ट विथ स्कैंटी फूड। स्कैंटी मतलब क्या होता है, लिटिल फूड, बिल्कुल फूड की लीस्ट क्वांटिटी में, क्योंकि इनने सेंट पीटर को भूखा छोड़ा था। तो सेंट पीटर ने भी इनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन की कि जिसमें ये क्या है भूख ही रहे और इसको भी खाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़े। तो ये वुड पैकर थी, जब भी ठक 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 करती थी इसको थोड़ा सा खाना मिलता था, तो ये भी परेशान होती उसमें, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो पहले देखा था। व्हाई डिड द लिटिल वुमन बेक
another and still a smaller cake. So Saint Peter was very hungry and asked for the little woman to give one cake from her store of cakes to satiate his hunger. तो सेंट पीटर ने बोला था कि आप मेरे को एक केक दे दो, तो इसके पास जो रेडी केक्स थे इसने वो नहीं दिए, इसने क्या किया, इसने नया बनाया केक. The little woman made a very little piece of cake to give it to the hungry Saint Peter. अब उसने दिल नहीं खोला, उसने वो छोटा सा पीस ही बना के फ्रेश देने का सोचा. However, even that little piece seemed too large to be given away. अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो केक का पीस बहुत छोटा था बट वो उसको बहुत ही लार्ज लग रहा था देने लायक. मतलब कि जैसे 100 रुपये एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत एक छोटा अमाउंट ही है, ठीक है, बट ये 100 रुपये क्या हम किसी बेगर को ऐसे ही दे देते हैं, हमें देने के हिसाब से ज़्यादा लगते हैं ना. तो वही चीज़ क्या थी, इसकी भी ग्रीड थी कि उसको वो पैसे देने के हिसाब से ज़्यादा लग रहे थे. Therefore the greedy little woman needed another flour. Needed मतलब जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, तो needed मतलब वही होता है कि उसको गूंद रही थी, बार बार आटा गूंद रही थी. Another flour, but that cake also looked bigger to her. यहाँ पे was नहीं आएगा, ठीक है, बट वो छोटा केक बनाती थी, वो केक भी उसको देने लायक बड़ा होगा. इतना सा ही केक, मान लो वो इतना सा एक बेंटो केक साइज का ही होगा, बट उसको वो केक देने लायक भी क्या है, बहुत बड़ा लग रहा था. मतलब उसकी दिल नहीं थी देने की, ठीक है. चलो नेक्स्ट है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. अब ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है. क्वेश्चन देखते हैं इसका कि व्हेन एंड वेयर विल द पोएट फाइंड पीस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द पोएट विल फाइंड पीस इन द लैप ऑफ द नेचर एट द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. ही विल ऑब्जर्व द ब्यूटिफुल ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बुशेस. तो पोएट ने बोला कि उन्हें पीस कहाँ पे मिलेगा, नेचर में मिलेगा, जहाँ पे अभी जो हमारी बिजी लाइफ है वहाँ का कोई भी इंटरप्शन उधर नहीं होगा, जो कि कहाँ पे है, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में. वहाँ पे वो ब्यूटीफुल ट्रीज देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब बैठ के सुकून से वहाँ ट्रीज देखेंगे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बुशेस देखेंगे. द काम एंड द कूल एटमॉस्फेयर ऑफ द फॉरेस्ट विल गिव हैप्पीनेस टू हिम. तो ये जो एटमॉस्फेयर रहेगा वहाँ पे उन्हें इमेंस हैप्पीनेस क्या है, फील होगी, ठीक है. What is the poet's intention to go to Innisfree? Intention मतलब कि उनकी क्या इरादा है Innisfree जाने का. So the poets wants to go to Innisfree to enjoy its natural beauty. Its morning, noon and evening are different from the cities where the high-rise buildings touch the sky. He hears the pleasing sound of birds and gets peace of mind here in Innisfree. तो उनको Innisfree जाना है क्योंकि वहाँ पे जो सुख, शांति और चैन है वो अभी यहाँ की सिटीज़ से बहुत ही डिफरेंट है. यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो स्काई को टच करती है, बट वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स नहीं है. बताते थे कि एक बहुत ही स्मॉल से ऐसे वुडन के हाउस में वो रहेंगे, जहाँ पे लेक की वो पीस होगी, वो आवाज़ होगा, वो सीरीन एटमॉस्फेयर होगा. तो उनको वो चीज़ क्या है, एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइल ऑफ इनिस्फ्री टू द पोएट. So the Isle of Innisfree stands for an unadulterated natural beauty. Unadulterated मतलब कि बिना मिलावटी adult beauty, एकदम प्योर, ठीक है. इस वर्ड की जगह पे आप प्योर भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो कि प्योर, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी. अ विजिट टू इनिस्फ्री गिव्स इमेंस जॉय, प्लेजर एंड पीस टू द पोएट. द साउंड्स ऑफ हनी बीज, क्रिकेट्स एंड लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर पैसिफाई हिम. लेक वाटर लैपिंग एट द शोर मतलब कि ये दीवार होती है, वहाँ पे पानी की वेव्स आके लहर बार बार टकराती है ना, तो उससे उनको सुकून मिलता है. एंड कंपेल्स हिम टू गो देयर अगेन एंड अगेन. कंपेल्स मतलब क्या कि वो पीसफुल साइट उनको बार बार फोर्स करती है कि वहाँ जाना चाहिए. He will be contented with living in a small cabin and working at a small farm in the natural atmosphere. Contented मतलब कि he will be satisfied, he will be happy. बहुत ही happiness उनको मिलेगी जब वो एक small cabin में रहेंगे और अच्छे से वहाँ पे क्या है, एक natural atmosphere में काम करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर है ईश्वरन दी स्टोरी टेलर. अब ये तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है. ये बताते हैं वो घोस्ट वाली स्टोरी किसको, अपने ओनर, अपने उसको जिनके यहाँ वो काम करते हैं, है ना, अपने बॉस को.
So who was ईश्वरन? How was he different from the other servants? तो क्वेश्चन है कि ईश्वरन कौन थे और वो बाकी सर्वेंट से अलग कौन थे. तो वो किसके यहाँ काम करते थे? वो महेंद्र के यहाँ काम करते थे एंड वो वहाँ पे क्या थे? उनके कुक थे. तो आप क्या लिखोगे कि ईश्वरन वॉज महेंद्रस कुक. महेंद्र वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर टेकिंग सम फूड ही यूज्ड टू लीव फॉर वर्क. तो इनका जो काम रहता था वो बहुत ही ट्रैवलिंग रिलेटेड वर्क रहता था, है ना. एंड वो अपना खाना भी साथ में क्या है ले जाते थे. जब महेंद्र वहाँ से चले जाते थे, ईश्वरन वुड क्लीन द शेड, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड डिड अदर डोमेस्टिक चोर्स. तो घर का काम करते थे. देन ही वुड टेक बाथ लेजरली एंड डिड प्रे. लेजरली मतलब बहुत इत्मीनान से नहाते थे एंड प्रे करते थे. इट वुड बी लंच टाइम देन. अब लंच का समय हो जाता था एंड लंच खा के वो कुछ पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ते थे, मतलब स्टोरी बुक्स पढ़ते थे. तभी इनका जो कैरेक्टर था वो भी ऐसा ही डेवलप था कि इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्या है कॉमिक वे से क्या है चलती रहती थी. ऑल सॉर्ट्स ऑफ हिज वर्क मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्वेंट्स. तो ये बाकी सर्वेंट्स से काफ़ी अलग थे क्योंकि इनका खुद का एक फिक्स्ड रूटीन था. Okay, what happens to Mahendra on a full moon night? Very important question. After listening to the story of the female ghost, क्या story बताई थी? Female ghost की story बताई थी कि वो एक क्या है, वो एक हाथ में एक छोटा सा फीटस कैरी करके घूमती है. सो महेंद्र क्या हो गए थे? बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करने लगे थे और बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो गए थे. क्या हो गए थे? रेस्टलेस हो गए थे. ही वुड लुक आउट इनटू द नाइट टू सी एनी सच थिंग, है ना. तो वो ना बाहर देखते थे. सरप्राइजिंगली फुल मून नाइट कल परसों ही थी, तो वो बाहर देखते थे एंड वो क्या है बाहर ढूंढते थे कि क्या ये बात सच है, ऐसा क्या सही में ही हुआ था. वन नाइट ही वोक अप बाय अ लो मोन. मोन मतलब क्या होता है? किसी की क्राइंग आवाज़. पेन में जब कोई रोता है उसकी आवाज़. सो वो उस धीरे धीरे वाली आवाज़ पे उठे. ही थॉट दैट इट कुड बी अ कैट बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लाउडर ग्रेजुअली. तो स्लोली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, वो जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे क्या है तेज़ होती गई. ही देन लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो. देयर ही सॉ अ क्लाउडी फॉर्म कचलिंग अ बंडल. ही थॉट दैट दिस वॉज द फीमेल घोस्ट. और बाहर उनको बादल दिखते हैं जिसको वो समझते हैं कि वही फीमेल घोस्ट है. ईश्वरन हैड ऑल्सो टोल्ड महेंद्र अबाउट दिस फीमेल घोस्ट अर्लियर. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट. और ये चीज़ सोच के उनको क्या है बिल्कुल पसीने छूट गए. ही फेल बैक ऑन द पिलो ब्रीदिंग हेविली. और वो बहुत घबरा गए, उनको बहुत एंग्जाइटी हुई. नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड forgotten about it but ईश्वरन reminded him of it. A chill went down Mahendra's body. He resigned his job and left the haunted place. अब उन्होंने क्या किया कि वो जगह ही छोड़ दी, वो घर ही छोड़ दिया और कोई नया सा क्या है मतलब उधर से रिज़ाइन कर दिया और अब कुछ नया सा काम वाम क्या है ढूंढेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What did Ishwaran tell Mahendra about the female ghost? So Ishwaran told Mahendra that a female ghost often appeared there during full moon nights. She was an ugly creature. She had matted her hair and a dry face and looked like a skeleton. She took a fetus in her arm. तो fetus मतलब कि एक छोटा सा बेबी वो अपने आर्म में लेके घूमती थी और वो क्या थी? एक ड्राई फेस लुकिंग वुमेन थी जिसका एक कैसा बॉडी था? एक स्केलेटन जैसी बॉडी थी. और वो हमेशा कभी दिखती थी? वो फुल मून नाइट पे दिखती थी. मतलब कि जब क्या है स्काई में जो मून है वो पूरा फुल मून रहे तब दिखती थी वो. चलो नेक्स्ट चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है बट इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत ही क्या है शॉर्ट है. क्योंकि ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है तो इससे कोई बहुत लॉन्ग आंसर आई डोंट थिंक आपके पेपर में भी आएगा बिकॉज समझते हैं टीचर्स एंड एमपी बोर्ड का लेवल भी थोड़ा सा इजी ही क्या है रहता है. क्वेश्चन है वाई वॉज द डिसिपल कॉट फॉर द पनिशमेंट. डिसिपल क्या होता है? डिसिपल मतलब कि फॉलोअर. ठीक है, अब उनको पनिशमेंट के लिए क्यों बुलाए गए थे? सो एज द रिच मर्चेंट वॉज वेरी थिन सो ही वॉज नॉट फाउंड फिट फॉर द स्टेक. क्या हुआ था? जब चोरी हुई थी तो वो क्या है कि ये फंदे पे वो फिट नहीं आ रहे थे. तो उन्हें सोचा किंग ने कि अब फंदा तो लगा है, किसी को तो मारेंगे. तो डिसिपल यहाँ पे रुका था क्योंकि इस
किंगडम में सब कुछ बहुत सस्ता था। जो इनके साथ इनके गुरु थे वो तो चले गए थे, उनको कुछ फिशी लग रहा था। यहाँ पे ये जो डिसिपल रुके थे इनको लग रहा था कि ये तो बहुत सस्ता है, तो ये खाते रहते थे, खा खा के ये मोटे हो गए थे। तो ये उस स्टेक पे, उस फांसी के फंदे पे बिल्कुल फिट बैठते, इसीलिए इनको क्या है एक सही फिट माना गया था। सो द किंग डिसाइडेड टू फाइंड अ पर्सन हु should be fit for the stake. The disciple was found fit, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता था, तो ये खाते खाते थोड़ा सा इन्होंने वेट गेन कर लिया था, जो उस स्टेक पे बिल्कुल करेक्ट क्या है मिलता। सो दे कॉट हिम टू हैंग हिम टू डेथ, तो इसीलिए उन्होंने उस डिसिपल को डेथ पे क्या है उस फंदे से चढ़ाने का सोचा। What did the guru tell in the ears of the king? तो गुरु ने क्या बोला? He told the king that the stake was the god of justice. Whoever died on it first and second would be reborn as the king and the minister. तो ये कोई ट्रू चीज़ नहीं थी। गुरु ने ये अपना प्लान बनाया था और एक आइडिया लगा के ऐसा बोला था किंग को उल्लू बनाने के लिए कि ये जो क्या है, ये जो स्टेक था कि कोई भी इंसान जिसकी हैंग होके यहाँ पे डेथ होगी, वो क्या था, वो उस गॉड ऑफ जस्टिस के हवाले हो रहा है। मतलब कि जब उसका रीबर्थ होगी तो वो एज द किंग और एज द मिनिस्टर, मतलब फर्स्ट जो जाएगा वो एज द किंग बॉर्न होगा, सेकंड जो जाएगा एज द मिनिस्टर बॉर्न होगा। तो किंग के मन में लालच आई कि मैं ही चला जाता हूँ इस साल, इस जन्म में तो मैं वो बना ही बना, अगले जन्म में मैं फिर से क्या है किंग बनूंगा। तो उसने लालच की और वो खुद ही क्या है उस फांसी पे कुर्बान हो गए। ठीक है। What was the reason that the king and the minister decided to die? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगता है, बट जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, तभी मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे कि द किंग बिलीव दैट द वर्ड्स ऑफ द गुरु। सो बेसिकली डिसिपल को जब ये माना कि डिसिपल को हम स्टेक पे चढ़ाएंगे क्योंकि वो उस पर फिट आ गया, तो डिसिपल ने गुरु को याद किया। गुरु आ गए उसकी एक ही याद पे, उसकी एक ही गुजारिश पे गुरु आए, तो गुरु ने प्लान बनाया और उन्होंने किंग को ही क्या कर दिया, ट्रिक कर दिया कि जो पहला जाएगा वो अगले जन्म में फिर से किंग बनेगा, जो दूसरा जाएगा वो अगले जन्म में फिर से मिनिस्टर बनेगा। तो किंग भी क्या है उधर फांसी पे कुर्बान हो गए और उसका मिनिस्टर भी हो गया। सो द किंग बिलीव द वर्ड्स ऑफ द गुरु। तो गुरु ने जो बोले थे वो वर्ड सच नहीं थे, वो सिर्फ पार्ट ऑफ अ प्लान थे, एक आइडिया था जो उन्होंने क्या है लगाया एंड वो किंग ने मान लिया। द गुरु सेड whoever died first on the stake would be reborn as a king। उन्होंने बोला कि जो पहले मरेगा इस पे वो किंग जैसे रिबॉर्न होगा। सिमिलरली द मिनिस्टर थॉट ऑफ बिकमिंग द मिनिस्टर इन हिज नेक्स्ट बर्थ। तो ये चीज़ उन्होंने मिनिस्टर के लिए भी बोली थी कि जो दूसरा मरेगा वो फिर से मिनिस्टर बनेगा। तो उनके मन में आया कि हम अगले जन्म में भी राजा और मिनिस्टर बनेंगे। सो दे बोथ डिसाइडेड टू डाई टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर इन द नेक्स्ट बर्थ। तो अगले जन्म में फिर से उनको किंग और मिनिस्टर बनना था, इसीलिए उन्होंने क्या है उस फांसी पे खुद के ऊपर, मतलब खुद को क्या है सजा देने के लिए वो मान गए थे। What did the foolish king do in the trial of the merchant? So the king was foolish and he punished the merchant in place of his father. The merchant had not killed the thief and moreover the thief is always a thief. तो उन्होंने क्या है, उन्होंने thief की बात मान ली थी और जिस इंसान के घर पे चोरी हुई थी रादर उसको पनिशमेंट देने का बोला था। तो ये एक फूलिश क्या है, एक फूलिश चीज़ थी कि किंग ने टू गिव आउट जस्टिस ऑफ सच अ पर्सन। तो किंग ने जिस इंसान के घर पे चोरी हुई उसी को क्या है सज़ा दे दी थी, उस इंसान को ही क्या है सज़ा दे दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये बहुत ही परफेक्ट है। सो इन दिस चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एंड द मिनिस्टर वर फूल्स। दे मेड सम चेंजेस इन द किंगडम। दे ऑर्डर्ड द पीपल टू स्लीप बाय द डे एंड वर्क ड्यूरिंग द नाइट। तो वो जो किंग थे और उनके जो मिनिस्टर थे वो थोड़े से पागल टाइप के थे, उन्होंने चेंजेस कर दिए थे किंगडम में। वो लोगों को बोलते थे कि आप दिन भर सो और रात को काम करो। दोज हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो चीज़ मानी नहीं जाती थी उससे ये क्या है लोगों की डेथ करवा देते थे। सो द पीपल डिड व्हाट दे हैड बीन ऑर्डर्ड टू डू। तो जैसा ये बोलते थे लोग वैसा करते थे। दे वर्क ड्यूरिंग द नाइट। अपार्ट फ्रॉम दिस दे डिड नॉट चेंज द प्राइसेस ऑफ द थिंग, दे वर सोल्ड वेरी चीप। तो हर चीज़ बहुत ही सस्ते में और सबकी
सबकी सेम रेट होती थी. एवरीथिंग वॉज सोल्ड एट अ रेट ऑफ अ सिंगल डूडू. तो एक सिंगल डूडू के प्राइस में सब चीज़ें बिकती थी. अ सिंगल डूडू कुड बाय अ मास ऑफ राइस एज वेल एज अ बंच ऑफ बनानास. तो उसी भाव में बहुत सारे चावल भी आ जाते, उसी भाव में बहुत सारे बनानास भी आ जाते थे. देयरफॉर द थिंग्स वर चीपर इन द किंगडम ऑफ फूल्स. दीज वर द थिंग्स दैट मेड द किंगडम ऑफ फूल्स. ठीक है, तो यही चीज़ें थी जो इस पूरे किंगडम को क्या है, एक किंगडम ऑफ फूल्स बनाती है. मतलब इस पूरे किंगडम को, इस पूरे साम्राज्य को एक पागलों का साम्राज्य क्या है, बनाती है. हेंस द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज एप्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर है दी हैप्पी प्रिंस. ये भी अच्छा चैप्टर है एंड इसकी जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी सी क्या है, कंपैरेटिवली बेटर है एंड कंपैरेटिवली थोड़ी सी लॉजिकल है. सो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि एक प्रिंस थे, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनको उनकी एक स्टैचू बना के एक विलेज में, एक टाउन के सेंटर में क्या है रख दिया था. पहले ये रहते थे पैलेस में, तो इनको कुछ लोगों का दर्द, लोगों की मिजरी, पेन कुछ नहीं दिखता था. बट जब ये यहाँ रहते थे तो इनको पूरा पेन, लोगों का पूरा मिजरी दिखता था एंड इनकी बॉडी पे थोड़े बहुत ना प्रीशियस ज्वेल्स स्टडेड थे, तो ये वो ज्वेल्स वगैरह से लोगों की हेल्प करते थे. क्वेश्चन है कि वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? वाई डज ही सी, What does he see all around him? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि क्या वो सही में खुश है, वो अपने आसपास क्या देखते हैं. The courtiers used to call the prince the happy prince because when he was alive he did not know what tears were. तो जब वो alive थे, क्योंकि वो पैलेस में रहते थे, एक प्रिंस थे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, तो नॉर्मल पीपल, विलेज में जो भी पीपल हैं, विलेज में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी दिक्कतें इनको कभी नहीं महसूस हुई, जिस वजह से ये बहुत ही क्या थे, ये बहुत ही खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे. बट जब इनकी डेथ हुई, ठीक है, जब इनकी डेथ हुई तो चीज़ें चेंज हो गई. अब आंसर क्या है कि फॉर ही लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर. सॉरो मतलब क्या होता है, सॉरो मतलब होता है पेन. नो ही वॉज नॉट हैप्पी एनी मोर. अब उनकी हैप्पीनेस नहीं थी कुछ भी. व्हेन ही डाइड ही वॉज मेड इन टू अ स्टैचू एंड प्लेस्ड एट अ हाइट फ्रॉम वेयर ही कुड सी द अगलीनेस एंड द पॉवर्टी इन द सिटी. तो जब इनकी डेथ हुई, एक स्टैचू बना के क्या है उनको वहाँ पे प्लेस कर दिया था. कहाँ पे? एक विलेज में, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी हाइट पे, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ये पूरी अगलीनेस, ये पूरी पॉवर्टी उस सिटी में क्या है देख पाते. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the swallow see when it flies over the city? तो swallow क्या है, एक bird है और उसने क्या देखा. So when the swallow flies over the city, it sees the sharp difference between the lives of the rich and the poor. He sees the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flies into the dark lanes and see the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Listlessly मतलब कि एनर्जीलेस, बिल्कुल एनर्जी के बिना, है ना. सो वो जब ट्रैवल करता था वो देखता था कि कितना डिफरेंस है किसके बीच में, रिच पीपल के बीच में और बेगर्स के बीच में. तो ये भी एक क्या है, इम्पॉर्टेंट आंसर है. नेक्स्ट है, व्हाई डिड द सोलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट. तो सोलो ने क्या डिसाइड किया था कि वो वहाँ रह के प्रिंस के साथ हेल्प करेंगे लोगों की मिजरीज हटाने में. द सोलो डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट. द प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड आफ्टर गिविंग अवे हिज सफायर्स टू द नीडी. तो जो सफायर्स लगे हुए थे वो नीडी को देके प्रिंस क्या है, ब्लाइंड हो गए थे. द सोलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस एज ही वॉज सो टच्ड बाय हिज काइंडनेस. तो प्रिंस जो थे वो एक बहुत ही काइंड पर्सन थे. एंड अब ये भी थोड़ा सा फिक्शन ही है कि वो स्टैचू थी एक, है ना. तो वो एक बहुत ही काइंड पर्सन थे एंड वो काइंडनेस किसको बहुत इम्प्रेस करी थी, स्वॉलो को. तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना माइग्रेशन स्टॉप करेगा और यहाँ पे प्रिंस की हेल्प करेगा, क्योंकि प्रिंस तो स्टैचू थे. तो प्रिंस उसको जो ऑर्डर देते थे कि ये सफ़ायर उसको दे के आओ, ये गोल्ड उसको दे के आओ, गोल्ड लीव्स उसको दे के आओ, तो वो उसमें क्या है, हेल्प करता था. ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। अब ये बहुत ही एक क्या है, बहुत ही सिंपल मतलब एक फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर है। क्वेश्चन है व्हाट हैवॉक हैज द सुपर साइक्लोन ड्रैग्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। तो हैवॉक मतलब क्या, डिस्टर्बेंस, एक तरीके से दिक्कतें। द सुपर साइक्लोन अपरूटेड एंड क्रैश्ड एंशिएंट ट्रीज टू द अर्थ। तो वो जो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उस सुपर साइक्लोन ने क्या किया था, पूरे जो पुराने पेड़ थे वो क्रैश कर दिए थे, पूरे पुराने पेड़ बह गए थे पानी में। एंड द पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, सब वॉश अवे हो गया था। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड विद एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंटेड हाउस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। तो कहीं कहीं पे जहाँ पे पक्का घर थे वो थे, और वो भी बट क्या है, फ्रैक्चर्ड मतलब कि टूटे फूटे थे। फ्लोटेड एनिमल कैरकेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। कॉर्प्स मतलब क्या होता है, डेड बॉडीज। तो लोगों की डेड बॉडीज इधर उधर क्या है, फ्लोट हो रही थी। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। तो वो बहुत बड़े बड़े जो भारी भारी पेड़ होते हैं वो भी क्या है, गिर गए थे। ठीक है, अब ये जो स्टोरी थी प्रशांत के बारे में थी। तो क्वेश्चन है हाउ हैज प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। यही क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है एक, क्योंकि मेन कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन है ना। सो प्रशांत हु वाज जस्ट 19 years old डिसाइडेड टू लीड द पीपल ऑफ हिज विलेज। उसने डिसाइड किया था कि वो अपने विलेज के पीपल को लीड करेगा, मतलब उनको डायरेक्शन देगा, एक तरीके से उनका लीडर बन जाएगा। ठीक है, he organized a group of youths and elders to jointly pressure the merchant once again to part with his rice. So with this task done successfully for the first time in 4 days, the survivors of at the cyclone shelter were able to fill their bellies. तो बेसिकली इसने क्या किया था, इसने ग्रुप ऑफ यूथ्स और कम्युनिटीज़ बनाई थी जिससे ये फूड अवेलेबल करवा रहे थे लोगों को। तो 4 दिन के बाद फाइनली वो जो सर्वाइवर्स थे, जो लोग जीवित रह गए थे उस साइक्लोन के बाद भी, वो फाइनली कुछ खा पाए थे, वो अपनी बेलीज मतलब अपने पेट भर पाए थे। देन ही ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ यूथ्स वॉलंटियर्स एंड क्लीन द शेल्टर ऑफ द फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैरकेसेस। तो फिर इसने क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया, जहाँ पे सबकी मतलब पूरा जो यूरिन था, वॉमिट वगैरह थी लोगों की, उसको क्लैरिफाई करने में इसने ध्यान दिया था। जो लोगों को लग गई थी, वुंड्स जो आ गए थे, फ्रैक्चर्स जो लोगों को आ गए थे, वो सब भी क्या है फिर इन्होंने ठीक करने का तय किया था। He brought the children who were orphaned together and put up a polythene sheet shelter for them. तो जो बच्चे ऑर्फन थे, जिनके कोई घर वगैरह नहीं थे, उनके लिए शेल्टर्स भी बनाए थे एंड उनको क्या है एक प्लेस प्रोवाइड की थी। तो ये पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट जिस्ट है विच इज़ इनफ, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगला आता है द फन दे हैड, जिसमें किसकी बात हो रही है, जिसमें फ्यूचर की बात हो रही है, जहाँ पे जो फिजिकल बुक्स हैं वो क्या है, नहीं रहेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज द बुक दैट टॉमी फाउंड हाउ इज द बुक दैट टॉमी फाउंड डिफरेंट फ्रॉम हिज बुक। तो उसकी बुक कैसी थी, उसकी बुक थी ई बुक, है ना, कह लो टेली बुक थी, उसकी बेटर वर्ड कह लो, उसकी टेली बुक थी। वो इनकी बुक जो हमारी बुक्स होती हैं करेंटली, जो टॉमी को मिली थी, टॉमी ने जो बुक फाइंड की थी उससे अलग कैसे थी। सो द बुक दैट टॉमी फाउंड वाज ओल्ड रियल बुक। जो टॉमी ने बुक ढूंढी थी वो एक ओल्ड, एक रियल बुक थी विच बिलोंग्ड टू हिज बुक्स वर टेली बुक्स। बट इसकी जो बुक्स थी वो क्या थी, वो एक टेली बुक थी, मतलब एक ही बुक में हर स्टोरी, हर लेसन दिया था। बट इसको जो बुक मिली थी उसमें क्या थे, उसमें वर्ड्स फिक्स थे। तो इसको वो चीज़ देखे बहुत शॉक फील हो रहा था कि ये जो वर्ड है ये लिख गया तो फिर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा, और ये बुक ख़त्म, मतलब फिर हमें नई बुक बाय करनी पड़ेगी। तो इसकी बुक में क्या था, जैसे हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, हम डिलीट करते हैं, हम न्यू डाउनलोड करते हैं, वैसे ही जैसे फाइल्स वगैरह हैं, तो इनकी जो बुक्स थी वो फाइल्स वगैरह के फॉर्मेट में होती थी कि वो स्वाइप हो जाती थी आगे पीछे। सो ये जो बुक्स इसको मिली थी वो एक रियल बुक थी, एक ओल्ड बुक थी, जो कि जिसमें जो वर्ड्स थे वो फिक्स्ड थे एट अ प्लेस। बट कि इसकी जो बुक्स होती थी वो टेली बुक्स होती थी, जो कि उसके क्या है मैकेनिकल टीचर्स देखते थे, एंड ऑन द अदर हैंड टॉमीज टीचर्स एंड कंप्यूटर्स। तो उसके जो टीचर्स होते थे वो क्या है डिफरेंट होते थे।
What was Tommy's opinion regarding the real book? अब इसका ओपिनियन क्या था? Tommy said that it was a great waste. उसने बोला था कि ये जो बुक है ये एक बहुत ही वेस्ट चीज़ है. After reading the book, it is of no use. बोलता है कि अगर हमने एक बार बुक पढ़ ली तो फिर तो नो यूज़ की बुक है, फिर हमें इसको क्या है, मतलब कोई काम की नहीं है ना, जगह लेती जाएगी. On the other hand, the television screen must have a million books on it and they wouldn't throw them away. तो बोलता है कि हमारी जो टेली बुक्स है वो इससे बेटर है क्योंकि वो क्या है, उसमें मिलियन बुक्स स्टोर्ड है और उसमें कोई भी क्या दिक्कत वगैरह नहीं होगी. Why did Margie's mother send for the county inspector? काउंटी इंस्पेक्टर मतलब कि उनके एरिया का एक लोकल मैकेनिकल क्या है इंजीनियर था जो आके इन लोगों की स्क्रीन को फिक्स करता था अगर उसमें कोई भी क्या है दिक्कत होती थी. सो मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गीज मैकेनिकल टीचर हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. आउट ऑफ ऑर्डर मतलब कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी. ही वॉज अ लिटिल मैन एंड हैड अ रेड फेस. वो काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा हाइट में मैन था और उसका रेड फेस था. ही कैरीड अ वुडन बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. तो उसमें वुडन बॉक्स होता था टूल्स का जिसमें डायल्स होते थे और वायर्स होती थी. ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक. अब इस चैप्टर में आपके 2 पार्ट्स हैं तो दोनों ही पार्ट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला है हाउ डज इवलाइन हियर म्यूजिक. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो म्यूजिक हियर कैसे करती थी. तो ये क्या थी, पार्शियली डेफ थी जब ये बॉर्न हुई थी, पर धीरे धीरे ये कंप्लीट डेफ हो गई. डेफ मतलब बहरे हो गई. बट इनका जो पैशन था म्यूजिक के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डेडिकेटेड थी ये म्यूजिक की तरफ. तो इन्होंने क्या है म्यूजिक अपने बॉडी पार्ट्स पे फील करके क्या है समझना स्टार्ट किया था. सो एवलाइन हैड अ कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक बट अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर सेंस ऑफ लिसनिंग एंड दे discouraged her while she was too old to play xylophone. तो उसके आसपास के लोग उसको बहुत डिस्करेज करते थे कि आप xylophone नहीं चला सकते हो. They told her that she couldn't learn music due to her deafness. बताया था कि वो अपनी deafness की वजह से म्यूजिक नहीं सीख सकती. But when she came in contact with Ron Forbes, a new ray arose inside her. एक न्यू होप आ गई उनके मन में. He recognized her latent talent. latent मतलब होता है hidden. उनका जो hidden talent था वो रॉन फॉर्ब्स ने क्या है रिकॉग्नाइज किया एंड उनको गाइड किया. He guided her to feel the music. He trained her by playing 2 large drums to different notes. Eveline realized that she could sense the sounds and vibrations through the different parts of her body. ठीक है, तो उनको पता चला कि वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे म्यूजिक फील कर सकती हैं. एंड दिस एक्सपेरिमेंट वर्कड वेल फॉर एवलाइन एंड शी वाज एबल टू फील द साउंड. और इसी की वजह से वो साउंड क्या है फील कर पाई थी. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था कि आप अपने बॉडी पार्ट्स पे म्यूज़िक फील करो, उनके लिए वर्क करा एंड वो सक्सेसफुली फिर म्यूज़िक फील कर पाई थी. नेक्स्ट है राइट द अचीवमेंट्स ऑफ बिस्मिल्लाह खान इन द फील्ड ऑफ शहनाई. तो इसी चैप्टर के पार्ट 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. म्यूजिक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट नोज नो बाउंड्रीज. म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती. डिस्पाइट बीइंग अ डिवोट मुस्लिम ही यूज्ड टू प्ले एंड प्रैक्टिस शहनाई इन द temples and the banks of river Ganga. His maternal uncle Ali Box taught him all the nonsense ऑफ शहनाई प्लेइंग. तो जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी रूल्स और जितनी भी ट्रिक्स होती थी शहनाई प्लेइंग की, वो इनके मैटरनल अंकल मतलब कि जो मदर साइड मतलब मदर के भाई, मम्मा के भाई या मामा टाइप जो होते हैं अली बॉक्स, उनने क्या है सिखाया था. ही यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा व्हाइल रिसाइटिंग ही इन्वेंटेड मेनी राग्स. तो
प्रैक्टिस करते करते, रिसाइट करते करते, बोलते बोलते इन्होंने बहुत ही राग्स, बहुत सारे राग्स, बहुत सारी धुन क्या है बनाई थी. ही वॉज द फर्स्ट शहनाई प्लेयर, शहनाई माइस्ट्रो who was invited by President Jawaharlal Nehru to play his शहनाई for the free India on 15th August 1947. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको फ्री इंडिया के लिए बुलाया था कि आप शहनाई प्ले करो. ही गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो यूएसए में इनके बहुत सारे क्या है परफॉर्मेंसेज हुए थे, वेयर ही वॉज अवॉर्डेड विथ सो मैनी अवार्ड्स. ही गेव हिज म्यूजिक इन टू इंडियन हिंदी मूवीज गूंज उठी शहनाई एंड सनाधी अपामा. ही लव्ड बनारस डीपली. तो इनको बनारस से बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन था. हालांकि ये मुस्लिम थे बट ये सेक्युलर थे, ये भेदभाव नहीं करते थे हिंदू मुस्लिम में. व्हेन वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स आस्क्ड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए ही रिफ्यूज टू डू सो. तो जब इनके एक स्टूडेंट ने बोला कि आप एक शहनाई स्कूल यूएसए में खोलो, इन्होंने मना कर दिया. इनके वो स्टूडेंट ने बोला था कि हम बनारस जैसा पूरा माहौल क्रिएट कर देंगे, बट इन्होंने बोला था कि आप गंगा रिवर नहीं ला पाओगे. उनके स्टूडेंट ने बोला था हम टेम्पल्स बना देंगे, हम सब कर देंगे, बट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था जस्ट बिकॉज इनको गंगा रिवर के पास ही म्यूज़िक करने में ट्रू सेटिस्फैक्शन क्या है मिलती थी. ही आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ ही कुड ब्रिंग द गंगा टू द यूएसए. तो इन्होंने बोला था कि आप गंगा यूएसए नहीं ला पाओगे. बिस्मिल्लाह खान कुडंट बियर द थॉट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम बनारस फॉर लॉन्ग इंटरवल्स. इनको लगा था कि बहुत बहुत समय तक मैं गंगा रिवर से अलग नहीं रह पाऊंगा. ही पार्टिसिपेटेड in the Osaka Trade Fair and in the Cannes Art Festival. An auditorium in Tehran is named after him. Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan. He was honored with the highest national award, the Bharat Ratna, for his contribution in music. तो ये आंसर आप शॉर्ट भी कर सकते हो, बट भूलना मत ये लाइन मेंशन करना. कौन सी? भारत रत्न उनको क्या है मिला था. ठीक है, कौन सी लाइन? भारत रत्न वाली उनको लाइन आपको मेंशन करनी है. चलो नेक्स्ट है द स्नेक एंड द मिरर. अब ये जो चैप्टर है ये एडमिरेशन के बारे में है. तो बेसिकली यहाँ पे एक डॉक्टर थे. पहला क्वेश्चन है What was the doctor thinking while he was seated before the mirror? वो खुद को देखते देखते बहुत ही ज़्यादा क्या है खुश हो गए थे, वो खुद से बहुत इम्प्रेस हो गए थे. तो वो सोच रहे थे कि अलग अलग दवाइयाँ हैं, सोच रहे थे कि मैं अपने लुक्स पे काम करूँगा. ठीक है, वो क्या सोच रहे थे कि मैं अपने लुक्स पे काम करूँगा. एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन शायद अलग है. ये रहा. While looking into the mirror, what important and earth-shaking decisions did the doctor make? क्या सोच रहे थे वो मिरर में खुद को देखते देखते? सो इम्पॉर्टेंट अर्थ शेकिंग डिसीजंस जो डॉक्टर ने लिए थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था दैट ही वुड शेव डेली. उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी ग्रूमिंग पे वर्क करेंगे, वो डेली शेव करेंगे एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, मतलब कि एक छोटी सी मूछ क्या है रखेंगे टू लुक मोर हैंडसम, मतलब जिससे वो थोड़ा सा और क्या है स्मार्ट लगे. द अर्थ शेकिंग डिसीजन मेड बाय द डॉक्टर वाज दैट ही वुड ऑलवेज कीप हिमसेल्फ अट्रैक्टिव एंड अ स्माइल ऑन हिज फेस. तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब वो हमेशा अपने चेहरे पे एक हंसी रखेंगे और खुद को क्या है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएंगे. ठीक है, अब इतने में ही क्या हुआ कि एक स्नेक आके इनके शोल्डर वोल्डर पे बैठ गया था. तो डॉक्टर तब क्या सोच रहे थे? व्हाट वाज द डॉक्टर थिंकिंग व्हाइल ही वाज सीटेड बिफोर द मिरर, जब स्नेक उनके शोल्डर पे आ चुका था. सो द डॉक्टर वाज थिंकिंग अबाउट वेरियस मेडिसिन्स ही हैड, इफ एनी मेडिसिन वाज गुड इनफ टू सेव हिम इफ द स्नेक वुड बाइट हिम. तो डॉक्टर ने बहुत ही दिमाग यूज़ किया, उन्होंने बिल्कुल मूव नहीं किया, बट वो साथ ही साथ सोच ये रहे थे कि अगर ये स्नेक उनको बाइट कर लेता, इनको डस लेता, तो ये कौन सी दवाई लेते. ही ऑल्सो रियलाइज दैट द गॉड हैड punished him for his proud and arrogance. ठीक है, इनको ये रियलाइज हुआ कि गॉड ने इनको क्या कर दिया है, पनिश कर दिया है अपने आप के बारे में जो ये बहुत ही इतरा रहे थे उस चीज़ के लिए. ठीक है, ये क्वेश्चन है. हाँ, ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा है. What type of woman did the doctor in the story The Snake and the Mirror want? Whom did he want to get marry and why? तो
उनको कैसी एक शादी के लिए औरत चाहिए थी. द डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस वांटेड टू गेट मैरिड टू अ वुमन हु वाज फैट. तो बेसिकली डॉक्टर एक ऐसी वुमन से शादी करना चाहते थे जो कि क्या हो, फैट हो. द रीज़न ही गेव वाज दैट इफ़ द डॉक्टर हस्बैंड एवर मेड एनी मिस्टेक. रीज़न क्या दिया कि अगर ये डॉक्टर हस्बैंड कभी कोई मिस्टेक कर देंगे तो अगर ये एक फैट वुमन से शादी करेंगे तो वो फैट वुमन कभी भी इनके पीछे भाग के इनको पकड़ नहीं पाएगी. शी वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम एंड स्टॉप हिम फ्रॉम एस्केपिंग. तो जब भी ये कोई गलती करेंगे ये वहाँ से भाग जाएंगे, जिस वजह से वो मोटी बच्ची उसको क्या है, पकड़ नहीं पाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है माई चाइल्डहुड. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. सो डिस्क्राइब अबाउट कलाम्स अर्ली लाइफ. कलाम लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स इन अ पक्का हाउस दैट वाज फेयरली बिग. तो एक अच्छे बड़े डिसेंट बिग हाउस में ये रहते थे अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ. हिज फादर वाज अ वेरी सिंपल मैन एंड डिडंट अलाउ अननेसेसरी कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. तो वो एक सिंपल मैन थे, वो अपने बच्चों को सारी नेसेसिटीज़ ज़रूर प्रोवाइड करते थे. मतलब कि सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल एक डिसेंट लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर बच्चों को दी गई थी, बट उनको फालतू की लग्जरी नहीं दी गई थी. एंड हिज पेरेंट्स इंश्योर्ड द चिल्ड्रन ग्रू अप टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स. वो चाहते थे कि इनके बच्चे काइंड हो एंड बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हों. नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाम्स मदर वॉज सेक्युलर इन हर नेचर. डिस्क्राइब. सेक्युलर मतलब क्या कि एक ही धर्म में नहीं वो मानते थे, वो हर धर्म की इज्जत करते थे. तो कलाम सेड दैट हिज मदर वॉज एन आइडियल हेल्पमेट टू हिज फादर. एक वो परफेक्ट हेल्पमेट थी उनके फादर को. ही इनहेरिटेड हर क्वालिटीज ऑफ फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. कलाम गोज ऑन टू से दैट ही कुड नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हिज मदर यूज टू फीड एवरी डे. तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल भी रिकॉल नहीं कर पाते थे जितने लोगों को इनकी मॉम फ्री में क्या है खाना हर दिन खिलाती थी. ठीक है, नेक्स्ट पॉम है नो मैन आर फॉरेन. किसके बारे में बात हो रही है? हमारे सोल्जर्स के बारे में बात हो रही है. हमारे अलग अलग देश के सारे सोल्जर्स के बारे में बात हो रही है कि हम लोग सब क्या हैं, एक ही उसके हैं, एक ही काइंड के हैं. हम सब ह्यूमन हैं. इस अर्थ को हम सेम तरीके से शेयर करते हैं. अर्थ जितनी उनकी है, सन जितना उनका है उतना ही मेरा है. उनकी जो बॉडी है वैसी ही हमारी बॉडी है. तो फिर ये इनडिफरेंस क्यों है ना. सो क्वेश्चन आता है इसका. इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर. सो इफ़ वी स्टार्ट हेटिंग विथ आवर ब्रदर्स वी शैल नॉट गेट एनी रिस्पेक्ट and won't leave the tension. The extent of this tension is the cause of the war. तो अगर हम अपने दूसरे भाई को नफरत से नहीं देखेंगे तो हमारे जो wars हैं वो नहीं होंगे. Nobody should hate and despise anyone. despise का meaning भी hate ही होता है. तो किसी को भी दूसरे इंसान को hate नहीं करना चाहिए. Our impolite behavior towards the fellow human beings become the cause of unnecessary wars. तो हमारा जो impolite behavior है दूसरे की तरफ वो क्या है, वो एक रीज़न है, वो एक कॉज है जिससे अननेसेसरी क्या है, वॉर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है रीच फॉर द टॉप. बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये भी. फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल. सो ऑल्दो हर पेरेंट्स वर वेल्दी एंड कुड सेंड हर टू अ गुड स्कूल इन द सिटी ऑफ दिल्ली, दे सेंट हर टू द विलेज स्कूल बिकॉज दे फॉलोड द ट्रेडिशंस. तो बेसिकली संतोष को एक नॉर्मल लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था, जबकि इनके जो पेरेंट्स थे वो वेल्दी थे, वो बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, बट वो उनको लगता था कि पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं होती. तभी उन्होंने ट्रेडिशंस, रिवाज, रिचुअल्स फॉलो करके बच्चों को क्या है नॉर्मल विलेज स्कूल में ही क्या है भेजा था.
ठीक है। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर, बहुत ध्यान से सुनना। व्हेन संतोष जॉइंड द महारानी कॉलेज एट जयपुर शी रिसाइडेड एट द कस्तूरबा हॉस्टल, इट वाज लोकेटेड नियर द अरावली हिल्स। वो जो हॉस्टल था वो अरावली हिल्स के पास में लोकेटेड था एंड ये हर दिन लोगों को देखती थी ऊपर क्लाइंब करते हुए। एवरी डे शी सॉ द विलेजर्स क्लाइंब द हिल्स एंड डिसअपीयर बिहाइंड देम। She grew inquisitive and finally one day she joined a group of mountaineers to unfold the mystery। तो इसको भी जानना था ऊपर जाके कि कैसे वो राइडिंग है, कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग है। This is why she started climbing the mountains। तो जब इनिशियल उनके अंदर वो जो कह लो जिज्ञासा बनती है माउंटेन क्लाइंबिंग की, वो कैसे बनी थी, तो ये उसका एक क्या है, आइडियल आंसर है। ठीक है, इसमें एक और पार्ट है मारिया शारापोवा के बारे में। सो व्हाट डू यू नो अबाउट मारिया शारापोवा? क्वेश्चन है कि उनके बारे में आप क्या जानते हो। ये इंडिया की नहीं है, ठीक है, ये क्या थी, ये वर्ल्ड टॉप टेनिस प्लेयर थी। ओके, सो द वेल नोन टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा won the women's single title at Wimbledon in 2004 and became the world's top female tennis player। यहाँ पे टेनिस नहीं लिखा है, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2005 में ये वर्ल्ड की टॉप टेनिस प्लेयर बनी थी। डिस्पाइट बीइंग अ रशियन डिसेंट शी रिसीव्ड हर टेनिस इंस्ट्रक्शन इन अमेरिका। तो रशियन डिसेंट मतलब कि इनके जो रूट्स थे वो रशिया के थे। ये पूरी जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने ली थी ये अमेरिका में ली थी। और ऐसा नहीं है कि इनकी स्पोर्टी पर्सनालिटी है। शी इंजॉयज डांसिंग, सिंगिंग एंड रीडिंग बुक्स। शी वर्क्स रियली हार्ड एंड इज हाईली कमिटेड। वो बहुत मेहनत करती हैं एंड बहुत ही ज़्यादा क्या है, अपनी लाइफ में कमिटेड है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है काठमांडू। काठमांडू क्या है, नेपाल में है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सिंगल आंसर है अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बगमतीज बैंक। बेसिकली एक श्राइन है, एक मूर्ति टाइप है जो कि रिवर में हाफ इमर्ज्ड है। ऐसा माना जाता है कि जब वो इमर्ज हो जाएगा फुली, जब वो पूरी तरह पानी में क्या है ढल जाएगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। ठीक है, तो जो गॉडेस अंदर उधर स्टैचू है वो एस्केप कर जाएंगी, जिस वजह से जो इविल पीरियड है अर्थ पे कलयुग का वो क्या है उस दिन एंड हो जाएगा। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इफ आई वर यू। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है ये एक प्ले है एंड ये एक अगेन आउटविट करने का प्ले है कि जिसमें क्या है एक पर्सन आया था गन लेके एंड उसको ही क्या है चकमा दे दिया। तो व्हाट डिड जिराट टेल द इंट्रूडर अबाउट हिज लाइफ। तो ये जो इंट्रूडर है जो गन लेके आया था वो जिराट के यहाँ पे आया था गन लेके। जिराट ने बोला कि तुम अगर मेरी आइडेंटिटी लेके जाओगे तो पुलिस तुम्हें ऑलरेडी पकड़ लेगी क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं। सो द इंट्रूडर वॉज इन्फॉर्म्ड बाय जिराट दैट ही वॉज नॉट अ संडे स्कूल टीचर, ही वॉज वॉन्टेड बाय द पुलिस। बेसिकली ये ड्रामेटिस्ट थे बट इसने झूठ बोला। वो खुद एक ऐसा इंसान था जो पुलिस जिसको ढूंढ रही थी बिकॉज ही हैड कमिटेड अ मर्डर। अब इस इंट्रूडर को लगा कि अगर मैं इसकी आइडेंटिटी लेके जाऊंगा और सही में पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो मेरे ऊपर दिक्कत हो जाएगी। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द इंट्रूडर हु वांटेड टू इम्पर्सनेट, उसकी आइडेंटिटी लेनी थी, इम्पर्सनेट जिराट एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। तो ये एक सरप्राइज था। तो इफ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम होता तो चैप्टर ये है। ठीक है, वाई वॉज द पुलिस आफ्टर द इंट्रूडर। तो द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल था, एक थीफ था। ही हैड किल्ड अ पुलिस ऑफिसर, उसने किल भी किया था एक पुलिस ऑफिसर को एंड द पुलिस हैड हिम अंडर सर्विलेंस। तो पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। ही एंटर्ड जिराट्स कॉटेज फॉर दिस रीजन, ही डिजायर्ड टू असैसिनेट जिराट टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। असैसिनेट मतलब किल, तो वो चाहते थे कि वो उसको किल करके उसकी आइडेंटिटी क्या है ले लें। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्पिरिट मतलब क्या होता है सोल, सील मतलब क्या होता है लॉक, स्लम्बर मतलब क्या होता है परमानेंट डीप स्लीप। परमानेंट डीप स्लीप क्या होती है, परमानेंट डीप स्लीप होती है डेथ। क्या होती है डेथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बात करी जा रही है ये पोएट अपनी
लव इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है लूसी। ये मेंशन नहीं है कहीं पे भी, बट इन्होंने बहुत सारी अपनी पोएम्स में उन्हीं के बारे में लिखा है। वो बोलते हैं कि जब मेरी लव इंटरेस्ट की डेथ हो गई, जब वो एक डीप स्लीप में चली गई, मतलब जब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो मेरी सोल है ना वो लॉक हो गई, वो ख़त्म हो गई, वो उसके बाद कुछ मेरी सोल क्या है बची ही नहीं। सो हु इज शी रेफर्ड इन टू द पोएम? द शी रेफर्ड टू इन द पोएम इज अ लव्ड वन, उनकी लव्ड वन है। लाइकली द पोएट्स बिलव्ड, उनकी लव इंटरेस्ट हु हैज पास्ड अवे, पास्ड अवे मतलब जिसकी क्या है डेथ हो गई, जिसकी क्या है डेथ हो गई। ओके, what has happened to the woman now? तो अगेन कि the woman has passed away and is now part of the earth, तो उनको दफना दिया, मतलब वो अर्थ में समा गई, उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई होगी अब, एंड अब वो जैसे अर्थ में ट्रीज होती हैं, स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होती हैं, अब वो वैसे ही अर्थ का ही नेचुरल साइकिल का क्या है एक पार्ट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं विंड। ठीक है, रेन ऑन द रूफ, और हमारा बस एक और बचेगा ऑन किलिंग अ ट्री। सो विंड के बारे में इस चैप्टर, इस पोएम में क्या बताया गया है, पूरा डिस्ट्रक्शन बताया गया। बेसिकली पोएट बोलते हैं विंड को कि यार धीरे से आओ तुम, वो विंड की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं हम ह्यूमंस की, कि अगर हम ह्यूमन स्ट्रांग नहीं रहेंगे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो हम लोगों के लाइफ में जो चीज़ें आती है ना वो हमें ख़राब कर देंगी, जो दिक्कतें आती है ना वो हमें ख़राब कर देंगे। सो क्वेश्चन है कि how can you say that the poet of the poem Wind is a great lover of mankind? थोड़ा सा difficult question है, I know, but थोड़ा important question है। Through his poem, the poet wants to convey the message to the common people to be strong at heart। तो जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि हमें hearts पे strong रहना है। They should be bold enough to face challenges of life। हमें इतना bold रहना चाहिए कि हम लाइफ में challenges face करें, जैसे हवा चलेगी। तो चैप्टर में यही बोला गया ना कि धीरे से आना, पेपर न पूरे उड़ जाए, स्कैटर हो जाए, या बुक्स ना गिर जाए जो शेल्फ पे। तो वो वही बोल रहे हैं कि जो लोग जिनके घर स्ट्रांग नहीं है, हवा उन्हीं घरों को तोड़ पाएगी जो जिनकी नींव मजबूत नहीं है। वैसे ही ह्यूमन हार्ट में जब लाइफ में बहुत दिक्कतें आएगी तो वो दिक्कतें हमें तभी असर करेंगी अगर हमारा मन पक्का नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हमें स्ट्रांग रहना चाहिए हार्ट्स पे। दे शुड बी बोल्ड इनफ टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ। हमें कॉमन पीपल को इतने बोल्ड होना चाहिए कि हम लाइफ के चैलेंजेस फेस करें। व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग हाउसेस वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द एंग्री विंड। तो हमारे जब घर अच्छे होंगे, घर मजबूत होंगे, हम खुद को दिक्कतों से क्या है बचा लेंगे। सिमिलरली व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग एट हार्ट्स वी कैन फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो जब हम दिल से मजबूत होंगे हम लाइफ के चैलेंजेस भी फेस कर लेंगे। ओनली दोज हु आर वीक कैन बी डिफीटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। सिर्फ जो लोग वीक हैं वो लाइफ की प्रॉब्लम्स में क्या है डिफीट होंगे। These thoughts of the poet show that he is really a great humanist। मतलब ये उनके थॉट्स दिखाते हैं कि उनको वो अपनी राइटिंग से, वो अपने लिटरेचर से सही में ही लोगों को क्या है लेसन्स देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है रेन ऑन द रूफ। तो बेसिकली पोएट यहाँ पे सो रहे हैं जब बारिश हो रही है एंड उनको उनकी मॉम की मेमोरीज आती है। सो हाउ डज द मेमोरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट द पोएट? During the pattering sound of the rain on the roof, the memory of his mother haunts the poet. This memory has been haunting him quite often, like every डार्लिंग ड्रीमर। तो ये जो मेमोरी है ये उनको हॉन्ट करती है। एंड हिज मदर इज़ नो मोर, उनकी मॉम की डेथ हो चुकी है, बट ही स्टिल फील्स हर फॉन्डनेस ऑफ लुकिंग ऑन हिम। ही रिमेंबर्स हर वाइल राइटिंग दिस सॉन्ग ऑफ रेन। तो ये जब स्टोरी वो लिख रहे हैं, पोएम वो लिख रहे हैं, तो वो अपनी मॉम को क्या है रिकॉल कर रहे हैं। तो ये एक आंसर है। अब लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है ऑन किलिंग अ ट्री कि आपको उस पोएम की थीम लिखनी है। बेसिकली जो पोएट हैं जीव पटेल वो प्रेजेंट करते हैं इस पूरी पोएम में एक आयरॉनिक तरीका। वो बताते हैं कि पेड़ कैसे काटने चाहिए, जबकि वो बताना क्या चाहते हैं कि फ़र्क है कट और किल में। अगर आप उसको कट करोगे तो उसके रूट्स वापस आ जाएंगे, वो उतनी ही बिग, उतनी स्ट्रॉन्ग वापस हो जाएगी। अगर आप उसको किल करोगे मतलब आप उसके पूरे रूट्स खींच के बाहर निकाल दोगे, तब वो डेड होगी पूरी। सो ही स्टार्ट्स द पोएम विथ एन आयरॉनिकल स्टेटमेंट, इट टेक्स मच टाइम एंड स्ट्रेंथ टू किल अ ट्री। बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेंथ और बहुत टाइम लगता है ट्री को किल करने में। देन ही एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ अ ट्रीज ग्रोथ
It grows slowly and rises out of the earth by absorbing years of sunlight, air and water. बताते हैं कि बहुत ही देर लगती है एक ट्री को पूरा बड़े होने में. So it is not easy to kill a tree with a single stroke of knife. तो बताते हैं एक ट्री को इसे वैसे चाकू मार के एक बार में नहीं कटेगी. We cut off the trunk of the tree and all its branches, but the roots continue टू कीप इट अलाइव. बट अगर हम रूट्स नहीं निकालेंगे तो रूट उसको फिर से क्या है, ग्रो करवा देगी. द ट्री हैज़ डीप रूट्स विच ड्रॉज इट्स सैप फ्रॉम द अर्थ. तो वो अर्थ से अपनी सॉइल में पानी भी लेगी, मिनरल्स भी लेगी, जिस वजह से वो फिर से ग्रो हो जाएगी. एंड इट गिव्स राइज टू टाइनी ट्विंग्स एंड मिनिएचर बोस. द पोएट वेरी स्किलफुली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री. इफ टोटल डिमोलिशन इज नॉट डन, अगर कंप्लीटली उसको फिनिश नहीं किया जाए कि वो फिर से ग्रो ही ना कर पाए, तो वो फिर से क्या है, अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा. तो अगर आपको शॉर्ट आंसर करना है तो आप सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हो, फैन एनफ, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. कंटिन्यू करोगे तो क्या बोल सकते हो, द सोर्स ऑफ द ट्री इज इट्स रूट्स which is white and wet. The secret of its strength is that it is hidden inside the earth for years. तो उसकी जो strength है वो earth में सालों साल दफन है, and it is fixed firmly in the earth. Thus to kill a tree it has to be uprooted, scorched and choked in the sun. तो तभी अगर हमें एक पेड़ को किल करना है तो हमें पूरी उसकी रूट्स भी क्या है, निकालनी पड़ेगी, जब तक वो अपनी ब्रीदिंग क्या करे, स्टॉप नहीं करे. सो थैंक यू सो वेरी मच. दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, जिसमें हमने लिटरेचर पोर्शन पूरे MIQs किए. मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी दूसरी क्लास में, नहीं तो डेफिनेटली आपके ग्रेड 10 में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर एंड बाय बाय.